भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। देखिए, भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक। उसको मैंने डिटेल में भी बताया कि प्रति व्यक्ति आय को एक अभी के स्तर पे 14,150 डॉलर से ज्यादा ले जाना है। यानी कुल मिला के जीडीपी बड़ा होगा, और जीडीपी बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपका इंटीग्रेशन भी दुनिया के साथ ज्यादा होगा, बढ़ना पड़ेगा। आप दुनिया के मार्केट के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ के भी आप इसके अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अब अगर हम भारत के वैसे देखा जाए इंडिया को, ये इंडिया है, मैं मान लीजिए कि ये भारत, इसका अगर विदेशी व्यापार की स्थिति देखा जाए मात्रा के अनुसार, यानी जो क्वांटिटी वाइज 95% और मूल्य वाइज, वैल्यू वाइज 70%। अब कहेंगे सर मात्रा, और उसमें मात्रा मतलब क्वांटिटी, उसकी जो आकार, वजन, क्षमता, मूल्य मतलब प्राइस के वाइज 70% और मात्रा के आधार पे 95%। ये दोनों चीजें किससे होती है? इस विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, समुद्री व्यापार द्वारा, समुद्री परिवहन द्वारा ऐसे करें। यानी कि अगर देखा जाए तो 95%, यानी कि ऑलमोस्ट, बाकी थोड़ा बहुत जो होता होगा 1% जो है इधर उधर, बाकी एयर फ्रेट से हो जाता है। तो यानी लगभग 100% हमारा जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार किन देशों की विशेषताएं होती है? देखा जाए तो ये द्वीपीय देश की व्यवस्थाएं होती है। द्वीपीय देश मतलब चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा होता है, तो उसके लिए व्यापार करने का रास्ता क्या है? या तो समुद्र से जाए या हवा से जाए, और कोई रास्ता तो होता नहीं, क्योंकि पानी में तो सड़क बनेगी नहीं। भारत देखा जाए तो वैसे प्रायद्वीपीय है, हमारे पास विशाल जो है स्थलीय सीमाएं भी हैं, लेकिन हमारी कुछ ज्योग्राफी और कुछ हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि हमारा व्यापार ज्यादातर दिखता है द्वीपीय देश की तरह। यानी कि हम अपने व्यापार का लगभग 95% से ज्यादा समुद्री व्यापार के रूप में ही करते हैं। यानी कि हमारा पोर्ट परिवहन, पोर्ट की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, समुद्री व्यापार का जो तंत्र है वो जितना मजबूत होगा, उतना ही हमारे लिए ज्यादा अवसर आएगा। अभी एक और उदाहरण बताते हैं। ये जो विदेशी व्यापार अभी हमारा हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो आयात निर्यात मिला के लगभग 1500-1600 अरब डॉलर के आसपास हो रहा है, और हमारा निर्यात लगभग 700, 750, 800 डॉलर के आसपास है, जिसे 2030 तक हम 2 ट्रिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य है। यानी जितना आज हमारी जीडीपी है, लगभग उसका आधा हमको विदेशी निर्यात करने का हमारा लक्ष्य है। बड़ा भी नहीं है, जिस तरह से एफटीए हो रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही है, वो हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, जिसमें समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ पोर्ट ही नहीं है, पोर्ट के साथ भी बहुत कुछ है। क्योंकि ये जो विदेशी व्यापार हो रहा है, ये 95% हमारा कुल व्यापार हो रहा है, उसके लिए 130 अरब डॉलर हम फीस के रूप में दूसरे देशों की जो कार्गो सर्विसेज है या शिप इंडस्ट्री है, उसको हम रॉयल्टी के रूप में देते हैं। यानी कि अगर हम अपने यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पूरा तैयार कर ले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, जो कि कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन हमें एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक बड़ी मेजर पावर बनना है तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम कर लें तो उतना पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में और जुड़ जाए, एडिशनली वो हमारे अर्थव्यवस्था में जुड़ जाए। आज 800 अरब डॉलर है तो 100 अरब डॉलर से ज्यादा जा रहा है। 2 ट्रिलियन होगा तो सोचिए कितना जाएगा, 250-300 अरब डॉलर तो ऐसे, यानी जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतना तो हम ऐसे ही शिपिंग कंपनियों को किराया दे देंगे अगर हम सही ढंग से न चेते तो। लेकिन ठीक है,
देर ही सही सरकार चेत गई है और पहले उन्होंने शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। शिपिंग जो है पोर्ट को मजबूत करना, पोर्ट से जो है लिंकेज सड़क का, रेल का जुड़ाव करना, वहां पे लगने वाले समय को कम करना, ये सारी चीजें शुरू किया। अब उसके बाद समुद्र में भी अपने जो है हाथ पैर फैलाने के लिए शिप बिल्डिंग को लेकर, कंटेनर डिपो को लेकर बहुत सारा पहल शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो संदीप सान्याल हैं, उनकी किसी भी आप पॉडकास्ट पे उनका कोई भी लेख और सब कुछ करिएगा, वो देखिएगा, वो इसी पर बात करना शुरू कर दिए हैं, जो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी इसके बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है कि हमारी, भले हम एक प्रायद्वीपीय व्यवस्था है, लेकिन हम ज्यादातर शिप बिल्डिंग पे ही निर्भर हैं और हमें दुनिया की $30 ट्रिलियन, $40 ट्रिलियन, $50 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, जो कि हम बनेंगे ही। 21वीं सदी आते आते अंत होते होते हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हमारा विदेशी व्यापार हो, क्योंकि घरेलू से हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। हमें पूरे अर्थव्यवस्था में अपने इंटीग्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें, क्योंकि जिस जरिए से ये समुद्री परिवहन या समुद्री मार्गों के जरिए होता है, उस तक हम अपने लोगों को जागरूक बनाएं, समुद्र के प्रति अपने जुड़ाव को हम बढ़ाएं। ठीक है, आइए अब आते हैं उस न्यूज पे। बैकग्राउंड आपको हमने समझा दिया, अब आते हैं हम अपने न्यूज पे। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट वो होते हैं जिनकी देखभाल, एक तो बड़े होते हैं और बाकी उनकी देखभाल केंद्र सरकार के जरिए किया जाता है, और माइनर पोर्ट वो होते हैं जिनकी देखभाल विभिन्न जिन राज्यों में होते हैं वहां की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने पिछले दशक में लगातार उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में कार्गो हैंडलिंग, परिचालन दक्षता और बुनियादी ढांचे में कई सारे अनुकरणीय पहल हुई है। प्रमुख बंदरगाहों ने कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर, यानी हर साल उसमें, यानी चक्रवृद्धि वृद्धि दर जिसे कहते हैं, वो बढ़ाया है। और 2023-24 में 819 मिलियन टन जो था वो बढ़ के 855 मिलियन टन हो गया है, और इसे 2.5 गुना तक अभी बढ़ाने की आवश्यकता इसमें किया जा रहा है। तो भारत का बंदरगाह क्षेत्र और उसका प्रदर्शन का देखें तो देखिए, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, ये सब केंद्र सरकार द्वारा नियमित होती हैं, और 217 गैर प्रमुख बंदरगाह या जो है नॉर्मल पोर्ट होती हैं, और ये राज्य सरकारों द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। बंदरगाहों का प्रबंधन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर स्थित भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत के व्यापार का 95% मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से संभालता है, जिससे बंदरगाह का बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2014-15 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय वैश्विक स्तर पर भारत की बंदरगाह रैंकिंग 54वें स्थान पे थी, यानी दुनिया के 53 देश बंदरगाह में शिपिंग में हमसे बेहतर स्थिति में थे, जो कि 2023 में, यानी 2 साल पहले, हम 38वें स्थान पे आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 16 स्थानों में का हमने क्या किया है, छलांग मारा है, जो कि एक उल्लेखनीय प्रगति कही जा सकती है। और इसमें 9 भारतीय बंदरगाह तो ऐसे हैं जो कि टॉप 100 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 बंदरगाह जो है उसमें शामिल हो गए हैं। भारत 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है और वैश्विक शिपिंग स्थान रखता है, और इसके जलक्षेत्र से ही कई सारी चीजें गुजरती है। भारत ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक बंदरगाह अवसंरचना परियोजना में $82 अरब का निवेश की भी रूपरेखा तैयार की है। देखिए, जो अभी मैं बता रहा था ना, सरकार का लक्ष्य क्या है,
बंदरगाह, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो समुद्री अवसंरचना है, समुद्री व्यापार का जो पूरा अवसंरचना स्तर, उसमें शिप बिल्डिंग से लेके, बंदरगाह से लेके, कार्गो से लेके, हैंडलिंग से लेके, हर तरह की, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय, अपने स्तर पे, घरेलू स्तर पे ऐसी कंपनियां बनाना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए क्या करें, काम कर सकें। अब आपको लगता है कि अदानी को सरकार इतना मदद करती है, कुछ लोग उसको पर्सनल लेकर देख सकते हैं, लेकिन सरकार स्ट्रेटेजिक रूप से भी करती है और हर देश की सरकार करती है। ठीक है, चीन के पास भी अपना था, अमेरिका के पास भी अपना होता है, दुनिया के अनेक देशों के पास ऐसे ही होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी सरकारी कंपनियों के आधार पर दुनिया के देशों में कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो प्रशासनिक दृष्टि से अवांछित दिखते हुए भी वो शासन के दृष्टि से जरूरी है, जिसमें से एक होता है अकाउंटिंग। कैग के द्वारा अकाउंटिंग होना वो प्रशासनिक दृष्टि से अवांछनीय दिख सकता है, लेकिन शासन की दृष्टि से वो बहुत जरूरी होता है, जबकि प्राइवेट के लिए इतना कुछ होने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए देखिएगा, सरकार जो 5th जनरेशन अपने फाइटर प्लेन के लिए इंजन की बात आ रही है, उसके लिए भी एक स्पेशल जो है पर्पस व्हीकल और निजी क्षेत्र को उसमें शामिल कर रही है, ताकि यही इससे वो बच के फ्रीली होके तेज तरह से काम कर सके। और ऐसे में देखिए, भारत 1 दशक के भीतर अपने बेड़े में कम से कम 1000 जहाजों का विस्तार करने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। तो ये सारा काम हो रहा है। बंदरगाह का प्रदर्शन देखा जाए तो वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 87.1% की पिछले 10 सालों में वृद्धि हुई है, 10 या 9 सालों में हुई है। समय कम हुआ है। 2014-15 में औसत रूप से एक शिप को 96 घंटे यानी 4 दिन लगते थे, अब वो मात्र 24-25 में 49.5 यानी 2 दिन से थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि लगभग 50% समय कम हुआ है। इससे क्या होता है, इससे आपकी लॉजिस्टिक लागत कम होती है और जो वैश्विक स्तर पर रैंकिंग है ना, वो आपका सुधार होने लगता है। और इस तरह से पिछले दशक में जो बंदरगाहों की आय है वो भी बढ़ी है और दुगनी हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे की राह मैंने बता ही दिया है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा।